हेलो दोस्तों, बैलिज्म एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं जो कि आपके सुपर टेट, यूपी टेट, साथ ही साथ आपके लेखपाल एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों, यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस लिए गए हैं ये सारे क्वेश्चंस आपके सिलेबस पर बेस्ड होंगे, साथ ही साथ आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर बेस्ड होंगे। तो पूरे वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो के लास्ट में हमें जरूर बताइएगा कि आज के इस वीडियो में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। तो बिना देरी करते हुए चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। सबसे पहला क्वेश्चन है भारत का पहला द्वीपीय जिला कौन सा है। ऑप्शन आपके सामने सॉल्सेट, ऑप्शन बी उमानंद, ऑप्शन सी माजुली या फिर ऑप्शन डी न्यूमोर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी माजुली। दोस्तों, याद रखिएगा कि जो माजुली द्वीप है ये विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है और ये ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। याद रखिएगा, ये भारत का पहला द्वीपीय जिला बन गया है। अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत का सबसे अधिक आबादी वाला द्वीप कौन सा है तो याद रखिएगा सॉल्सेट द्वीप है और इसी सॉल्सेट द्वीप पर मुंबई स्थित है। अगला क्वेश्चन, लक्षद्वीप कहाँ स्थित है। ऑप्शन आपके सामने अरब सागर, ऑप्शन बी हिंद महासागर, ऑप्शन सी बंगाल की खाड़ी या फिर ऑप्शन डी प्रशांत महासागर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अरब सागर। दोस्तों, अगर भारत के प्रायद्वीपीय क्षेत्र को देखा जाए तो आप सभी को पता है कि लक्षद्वीप की स्थिति कुछ इस स्थान पर है, यानी कि इस साइड में अरब सागर है। इसी तरीके से नीचे की तरफ हिंद महासागर है और पूर्व की तरफ यहाँ पर आपको पता है बंगाल की खाड़ी है। आपसे पूछा गया है कि लक्षद्वीप कहाँ स्थित है तो आप सभी को पता है अरब सागर में है। अगला क्वेश्चन, नीलगिरी पहाड़ी पर किस पेड़ की बहुलता पाई जाती है। ऑप्शन आपके सामने शीशम, ऑप्शन बी यूकेलिप्टिस, ऑप्शन सी अशोक या फिर ऑप्शन डी सागौन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सागौन। दोस्तों, याद रखिए कि नीलगिरी पहाड़ी पर सागौन पेड़ की बहुलता पाई जाती है। अगर आपसे पूछा जाता है कि तेंदू के पत्ते किस पहाड़ी पर पाए जाते हैं तो याद रखिएगा नीलगिरी की पहाड़ी पर ही पाए जाते हैं। अगर आपसे पूछा जाता है कि नीलगिरी की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है तो याद रखिएगा दोदा बेट्टा है। अगला क्वेश्चन, आमाशय रस में कौन सा अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन आपके सामने एसिटिक अम्ल, ऑप्शन बी फॉर्मिक अम्ल, ऑप्शन सी मैलिक अम्ल या फिर ऑप्शन डी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। दोस्तों, याद रखिएगा कि हमारे आमाशय में यानी कि स्टोमक में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि चींटियों के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है तो फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है तो एसिटिक अम्ल पाया जाता है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है तो याद रखिएगा मैलिक अम्ल पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, मूत्र का विशिष्ट गंध किसके कारण होता है। ऑप्शन आपके सामने यूरोक्रोम, ऑप्शन बी यूरिनोड, ऑप्शन सी यूरिनाइड या फिर ऑप्शन डी यूरिया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यूरिनोड। दोस्तों, यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि मूत्र का विशिष्ट गंध किसके कारण होता है तो याद रखिएगा कि मूत्र का विशिष्ट गंध जो होता है वो यूरिनोड के कारण होता है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है कि मूत्र का हल्का पीला रंग किसके कारण होता है तो याद रखिएगा यूरोक्रोम के कारण होता है। अगला क्वेश्चन, मछलियों द्वारा उत्सर्जित पदार्थ के रूप में किसको निकाला जाता है। ऑप्शन आपके सामने यूरिया, ऑप्शन बी यूरिक अम्ल, ऑप्शन सी अमोनिया या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अमोनिया। तो याद रखिए कि जो मछलियां होती हैं इनके द्वारा उत्सर्जित पदार्थ के रूप में अमोनिया निकाला जाता है। इसी तरीके से जितने भी स्तनधारी होते हैं उनके द्वारा उत्सर्जित पदार्थ के रूप में यूरिया निकाला जाता है और इसी तरीके से पक्षियों में यूरिक अम्ल को निकाला जाता है। यानी कि कह सकते हैं कि जो मल मूत्र त्याग किया जाता है इनमें इनकी उपस्थिति पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, चीन, जापान और फिलीपींस में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को क्या कहा जाता है। ऑप्शन आपके सामने हरिकेन, ऑप्शन बी टाइफून, ऑप्शन सी टॉर्नेडो या फिर ऑप्शन डी बिलीबिली। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी टाइफून। दोस्तों, याद रखिएगा कि चीन, जापान और फिलीपींस में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को टाइफून कहा जाता है, अमेरिका में टॉर्नेडो कहा जाता है, इसी तरीके से ऑस्ट्रेलिया में बिलीबिली कहा जाता है और मैक्सिको तट और फ्लोरिडा तट पर इसको हरिकेन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, काल्डेरा का संबंध किससे है। ऑप्शन आपके सामने चक्रवात, ऑप्शन बी ज्वालामुखी, ऑप्शन सी भूकंप या फिर ऑप्शन डी सुनामी।
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ज्वालामुखी। दोस्तों जब ज्वालामुखी निकलता है तो ज्वालामुखी जहाँ से कह सकते हैं कि अंगार या धुआं निकलता है या फिर आग निकलता है, वहाँ पर जो एक छिद्र बन जाता है उसको क्रेटर कहा जाता है, यानी कि ज्वालामुखी के मुख को क्रेटर कहा जाता है। और जो छिद्र पृथ्वी के अंदर से बनकर आता है जहाँ से लावा निकलता है, इस छिद्र का आकार जब बड़ा हो जाता है तो इसको काल्डेरा कहा जाता है। तो आपसे ही पूछा गया है कि काल्डेरा का संबंध किससे है, तो याद रखिएगा ज्वालामुखी से है। अगला क्वेश्चन, वह कौन सा महाद्वीप है जहां एक भी ज्वालामुखी नहीं है? ऑप्शन आपके सामने एशिया, ऑप्शन बी यूरोप, ऑप्शन सी अफ्रीका या फिर ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। तो याद रखिए कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप एक ऐसा महाद्वीप है जहां पर एक भी ज्वालामुखी नहीं है। अगर आपसे पूछा जाता है कि किस महाद्वीप पर एक भी मरुस्थल नहीं पाया जाता है, तो याद रखिएगा यूरोप में एक भी मरुस्थल नहीं पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? ऑप्शन आपके सामने सांगपो, ऑप्शन बी मेघना, ऑप्शन सी दिहांग या फिर ऑप्शन डी जमुना। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मेघना। तो याद रखिएगा कि जब ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करने के बाद बांग्लादेश में जाती है तो इसे जमुना कहा जाता है। इसी तरीके से जब गंगा नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसको पद्मा कहा जाता है। ये पद्मा नदी और ये जमुना नदी जब संयुक्त रूप से आपस में मिलती है तो इसको मेघना कहा जाता है और ये मेघना नदी जाकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है, तो याद रखिएगा मेघना के नाम से जानी जाती है। अगला क्वेश्चन, कर्तन एवं दहन कृषि किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने निर्वाह कृषि, ऑप्शन बी गहन निर्वाह कृषि, ऑप्शन सी स्थानांतरित कृषि या फिर ऑप्शन डी पशु चारण कृषि। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी स्थानांतरित कृषि। तो याद रखिएगा कि स्थानांतरित कृषि झूम कृषि को कहा जाता है। आप सभी को पता है कि झूम कृषि में सबसे पहले जिस फसल को बोया जाता है उसके कटने के बाद उसके जितने भी कह सकते हैं अपशिष्ट उनको जला दिया जाता है। उसके बाद उसको 2-3 साल के लिए छोड़ दिया जाता है, तब तक कहीं दूसरे स्थान पर खेती की जाती है। 2-3 साल बाद जब यहाँ पर उर्वरता मृदा में आ जाती है तो फिर से यहाँ पर कृषि की जाती है और इसी को झूम कृषि कहा जाता है। इसी को कर्तन एवं दहन कृषि भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा स्तनधारी जीव है? ऑप्शन आपके सामने रोहू, ऑप्शन बी डॉल्फिन, ऑप्शन सी गिद्ध या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी डॉल्फिन। तो याद रखिए कि डॉल्फिन एक स्तनधारी जीव है, इसको मछली वर्ग में नहीं रखा गया है। अगर आपसे पूछा जाता है कि गंगा का टाइगर किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा डॉल्फिन को कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है, तो याद रखिएगा डॉल्फिन है। अगर आपसे पूछा जाता है कि पर्यावरण मित्र पक्षी किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा गिद्ध को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, कौन सा घास वनों के लिए हानिकारक है? ऑप्शन आपके सामने सवाना, ऑप्शन बी दूब, ऑप्शन सी लेंटाना या फिर ऑप्शन डी बांस। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लेंटाना। तो याद रखिए जो लेंटाना घास है ये एक प्रकार से सजावटी घास होता है, यानी कि सजावट में इसका प्रयोग किया जाता है। और याद रखिए कि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में ये वनों के लिए हानिकारक सिद्ध हो रहे हैं, यानी कि कह सकते हैं जो लेंटाना घास है ये वनों के लिए हानिकारक है। अगला क्वेश्चन, सिन्हों का स्वर्ग किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने गिर, ऑप्शन बी अटाकामा, ऑप्शन सी अमेजन या फिर ऑप्शन डी काजीरंगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गिर। दोस्तों याद रखिए कि गिर नेशनल पार्क गुजरात में है और इसमें सबसे अधिक एशियाई शेर पाए जाते हैं। और याद रखिए कि इसी को एशिया का सिन्हों का स्वर्ग कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, सर्वाधिक ज्वालामुखी द्वीप किस महासागर में स्थित है? ऑप्शन आपके सामने प्रशांत महासागर, ऑप्शन बी अटलांटिक महासागर, ऑप्शन सी हिंद महासागर या फिर ऑप्शन डी अंटार्कटिक महासागर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रशांत महासागर। तो याद रखिए कि सबसे अधिक जो ज्वालामुखी द्वीप स्थित है वो प्रशांत महासागर में ही स्थित है। अगर आपसे पूछा जाता है कि प्रशांत महासागर का सबसे गहरा गर्त कौन सा है, तो याद रखिएगा मेरियाना गर्त है। अगला क्वेश्चन, पक्षियों का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? ऑप्शन आपके सामने ऑफियोलॉजी, ऑप्शन बी अर्निथोलॉजी, ऑप्शन सी ओंकोलॉजी या फिर ऑप्शन डी हिस्टोलॉजी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अर्निथोलॉजी। सो याद रखिए कि पक्षियों का अध्ययन अर्निथोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है, सांपों का अध्ययन ऑफियोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है, कैंसर का अध्ययन ओंकोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है और ऊतकों का अध्ययन यानी कि कह सकते हैं टिश्यू का अध्ययन हिस्टोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। अगला क्वेश्चन,
यकृत का गोदाम किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने अग्न्याशय, ऑप्शन बी आमाशय, ऑप्शन सी वृक्क या फिर ऑप्शन डी पित्ताशय। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पित्ताशय। तो याद रखिए कि यकृत जो ग्रंथि है ये मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है और याद रखिए कि इसी में पित्त रस का निर्माण होता है और ये जो पित्त रस बनता है इसका जमाव जो होता है वो पित्ताशय में होता है। इसी कारण से पित्ताशय को यकृत का गोदाम कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, अंकुरित बीज में कौन सा विटामिन पाया जाता है या फिर किस विटामिन की प्रचुरता होती है? ऑप्शन आपके सामने विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन डी, ऑप्शन सी विटामिन ई या फिर ऑप्शन डी विटामिन के। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विटामिन ई। तो याद रखिए कि जो अंकुरित बीज होते हैं उसमें विटामिन ई की प्रचुरता पाई जाती है। दूसरे विटामिन भी इसमें पाए जाते हैं लेकिन जो प्रचुरता होती है वो विटामिन ई की होती है। याद रखिए कि विटामिन ई की कमी से जनन संबंधी समस्या उत्पन्न हो जाती है। साथ ही साथ याद रखिएगा कि हमारे स्किन संबंधी जो बीमारियां होती हैं वो भी विटामिन ई की कमी से उत्पन्न हो जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, किस अम्ल के जमाव के कारण थकान का अनुभव होता है? ऑप्शन आपके सामने यूरिक अम्ल, ऑप्शन बी लैक्टिक अम्ल, ऑप्शन सी एसिटिक अम्ल या फिर ऑप्शन डी बेंजोइक अम्ल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लैक्टिक अम्ल। तो याद रखिएगा कि जब हम दौड़ते हैं या फिर कोई काम करते हैं तो हमारे मांसपेशियों में थकान का अनुभव होता है। रियल में हमारे मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल का जमाव हो जाता है, इसी कारण से हमें थकान का अनुभव होता है। अगला क्वेश्चन, तीसरी आंख किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने पीयूष ग्रंथि, ऑप्शन बी पीनियल काय, ऑप्शन सी थाइमस ग्रंथि या फिर ऑप्शन डी यकृत ग्रंथि। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पीनियल काय। तो याद रखिएगा कि पीनियल काय को ही तीसरी आंख कहा जाता है। याद रखिएगा कि पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है और जो थाइमस ग्रंथि है ये वयस्कावस्था में विलुप्त हो जाती है। अगला क्वेश्चन, HIV की जांच के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? ऑप्शन आपके सामने बिडाल टेस्ट, ऑप्शन बी एलिसा टेस्ट, ऑप्शन सी हाइपो टेस्ट या फिर ऑप्शन डी नियॉन टेस्ट। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एलिसा टेस्ट। दोस्तों याद रखिए कि HIV की जांच के लिए एलिसा टेस्ट किया जाता है, यानी कि कह सकते हैं कि एड्स की जांच के लिए एलिसा टेस्ट किया जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है तो याद रखिएगा 1 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा कीटभक्षी पौधा नहीं है? ऑप्शन आपके सामने ड्रोसेरा, ऑप्शन बी नेपेंथीस, ऑप्शन सी यूट्रिकुलेरिया या फिर ऑप्शन डी जेट्रोफा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जेट्रोफा। तो याद रखिए कि कीटभक्षी पौधे ऐसे पौधे होते हैं जिनमें नाइट्रोजन की कमी होती है और इसी नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए ये पौधे जो होते हैं वो कीटों का भक्षण करते हैं और उससे नाइट्रोजन की पूर्ति करते हैं। याद रखिए कि जो ड्रोसेरा है, नेफेंथिस है और यूट्रिकुलेरिया है ये कीटभक्षी पौधे हैं, लेकिन जो जेट्रोफा है ये कीटभक्षी पौधा नहीं है बल्कि ये बायोडीजल फसल है। अगला क्वेश्चन, मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान में कब जोड़ा गया? ऑप्शन आपके सामने 1972, ऑप्शन बी 1976, ऑप्शन सी 1978 है फिर ऑप्शन डी 2002। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1976। तो याद रखिएगा कि जो मूल संविधान को लागू किया गया था तब भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों का वर्णन नहीं था, लेकिन जो 42वां संविधान संशोधन जो कि 1976 में हुआ था इसके तहत भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को भाग 4 का के अंतर्गत जोड़ा गया था। उस समय जब जोड़ा गया था तब इनकी संख्या 10 थी, लेकिन वर्तमान में इनकी संख्या 11 है। अगर आपसे पूछते हैं कि मूल कर्तव्यों को किस समिति की अनुशंसा पर जोड़ा गया था तो याद रखिएगा सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में महान्यायवादी का प्रावधान है? ऑप्शन आपके सामने अनुच्छेद 76, ऑप्शन में अनुच्छेद 48, ऑप्शन से अनुच्छेद 148 या फिर ऑप्शन डी अनुच्छेद 368। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 76। तो याद रखिए कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी का प्रावधान है। अगर आपसे पूछा जाता है कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का जो प्रावधान है वो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है तो याद रखिएगा अनुच्छेद 148 में है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि संविधान संशोधन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है तो याद रखिएगा अनुच्छेद 368 में है। अगला क्वेश्चन, इनमें से किसके द्वारा श्वसन गलफड़ों द्वारा होता है? ऑप्शन आपके सामने कीट, ऑप्शन बी मकड़ी, ऑप्शन सी टैडपोल या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी टैडपोल। तो याद रखिएगा कि जो मेढक होते हैं उनका जो शिशु अवस्था होता है उसको टैडपोल कहा जाता है। और याद रखिएगा कि मछलियां जो होती है और जो टैडपोल होते हैं
इनमें जो श्वसन होता है वो गलफड़ों के द्वारा यानी कि गिल्स के द्वारा होता है। इसी तरीके से कीटों में जो श्वसन होता है वो ट्रैकिया के द्वारा होता है, जिसे हिंदी में वातक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, विषाणु की खोज किसने की थी? ऑप्शन आपके सामने इवानोवस्की, ऑप्शन बी ल्यूवेनहॉक, ऑप्शन सी कार्ल लैंडस्टीनर या फिर ऑप्शन डी विलियम हार्वे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इवानोवस्की। सो याद रखिएगा कि विषाणु की खोज यानी कि वायरस की खोज इवानोवस्की ने की थी। इसी तरीके से जीवाणु की खोज यानी कि बैक्टीरिया की खोज एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने की थी। अगर आपसे पूछा जाता है कि रुधिर समूह की खोज यानी कि ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी, तो याद रखिएगा कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। और अगर आपसे पूछा जाता है कि रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी, तो याद रखिएगा विलियम हार्वे ने की थी। अगला क्वेश्चन, बनरघट्टा जैविक उद्यान कहाँ स्थित है? ऑप्शन आपके सामने केरल, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी बिहार या फिर ऑप्शन डी तमिलनाडु। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कर्नाटक। तो याद रखिएगा कि जो बनरघट्टा जैविक उद्यान है इसमें तितलियों की अधिकता पाई जाती है और इसी कारण से ये फेमस है। और याद रखिएगा कि जो बनरघट्टा जैविक उद्यान है ये कर्नाटक में है। अगला क्वेश्चन, सोनपुर पशु मेला कहाँ लगता है? ऑप्शन आपके सामने केरल, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी बिहार या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बिहार। तो याद रखिए कि सोनपुर पशु का जो मेला लगता है ये बिहार में लगता है और ये भारत का सबसे बड़ा पशु मेला होता है। तो याद रखिएगा सोनपुर मेला जो लगता है वो बिहार में लगता है। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में कितनी जोड़ी पसलियां उपस्थित होती है? ऑप्शन आपके सामने 8 जोड़ी, ऑप्शन बी 10 जोड़ी, ऑप्शन सी 12 जोड़ी या फिर ऑप्शन डी 14 जोड़ी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 12 जोड़ी। तो याद रखिएगा कि मानव शरीर में टोटल 12 जोड़ी पसलियां उपस्थित होती है, यानी कि टोटल 24 पसलियां उपस्थित होती है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाजर में कौन सा विटामिन पाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन बी, ऑप्शन सी विटामिन सी या फिर ऑप्शन डी विटामिन डी। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर आप हमारे करंट अफेयर्स के चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में करंट अफेयर्स का चैनल टॉप जीके हब का लिंक दिया गया है, उसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियोस को फॉलो कर सकते हैं। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा, साथ ही साथ आज के वीडियो में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ईमानदारी से डेली वीडियो को फॉलो कीजिएगा, आपका पेपर जरूर अच्छा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए।